Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. स्टील का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की देश को दी गई सलाह को डिकोड करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है जब हम अपने खर्चों को कम करें और विदेशी मुद्रा बचाने में देश की मदद करें। और आज के हालात में सही मायने में यही सच्ची देशभक्ति होगी। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में यानी बड़े बड़े देशों में भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर ईरान युद्ध के बाद भी ना तो तेल के दाम बढ़े हैं अभी तक, ना ही महंगाई बढ़ी है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई पाबंदी भी लोगों पर नहीं लगी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को भी अब ईरान युद्ध का असर आने वाले दिनों में झेलना पड़ेगा और आप इसकी तैयारी अभी से कर लीजिए। आपको याद होगा कोविड के समय में हमारे देश के लोगों ने अपनी जीवन शैली को बिल्कुल बदल लिया था। तब हमने देश में लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम का दौर देखा था। उस समय हमारी जान खतरे में थी और अब हमारी जेब खतरे में है और हो सकता है कि हमारे देश के लोगों को एक बार फिर अपनी जीवन शैली में वैसे ही परिवर्तन करने पड़े। आज हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे निदा खान की, जो नासिक में TCS के ऑफिस में धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। निदा खान ने अदालत में अपना केस लड़ने के लिए बहुत महंगे और हाई प्रोफाइल वकीलों को रखा है, जबकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। तो इसका मतलब यह है कि इन महंगे महंगे वकीलों को पैसा कौन दे रहा है। अब हमारे देश के कुछ मुस्लिम नेता धर्म के नाम पर निदा खान को बचाने के लिए सामने आ गए हैं। अब इस केस में एक तरफ वो हिंदू लड़कियां हैं जिनका धर्म के नाम पर शोषण हो रहा था उनके अपने ही दफ्तर में, और दूसरी तरफ वो मुस्लिम लॉबी है जो धर्म के नाम पर निदा खान को बचाने में लगी है। और आखिर में आपको सोमनाथ मंदिर की आज की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज कुंभाभिषेक किया है। और आज हम आपको इस मंदिर का पूरा इतिहास भी दिखाने वाले हैं और आपको इस पर बहुत गर्व होगा। सबसे पहले मैं आपसे देशभक्ति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देशभक्ति एक ऐसा शब्द है जिससे आप सब वाकिफ हैं, लेकिन हमारे देश में देशभक्ति को अक्सर हमारी सीमाओं की रक्षा और सेना के शौर्य से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन देश के आम नागरिक भी देशभक्त हो सकते हैं। आज हमने देशभक्त शब्द पर जब रिसर्च किया तो पता चला कि अंग्रेजी का एक शब्द पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति एक ग्रीक शब्द पेट्रिस से निकला है। पेट्रिस से ही बाद में पेट्रियोटिज्म बना है, जिसका मतलब होता है पितृभूमि। और यही शब्द आगे चलकर अंग्रेजी भाषा में पैट्रियट यानी देशभक्त बन गया। पहली बार पैट्रियट शब्द का इस्तेमाल यूरोप में लगभग 16वीं सदी में दिखने लगा और पैट्रियटिज्म शब्द 17वीं और 18वीं सदी में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। अमेरिका के मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, देशभक्ति का मतलब है हर समय अपने देश का साथ देना, लेकिन सरकार का साथ तभी देना जब वो उसके लायक हो। लेकिन हम मानते हैं कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर दिखाई नहीं जा सकती। आप अपने घर पर रहकर भी एक नागरिक के तौर पर भी देशभक्ति निभा सकते हैं और अपने देश का साथ दे सकते हैं, और वो भी ऐसे में जब आपका नेता, आपकी खुद की चुनी हुई सरकार और देश का लोकप्रिय नेता आपसे खुद ये कहे कि अब समय आ गया है कि आप भी अपनी देशभक्ति देश के लिए दिखाएं। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं कि अब आपको एनर्जी सेविंग मोड में चले जाना चाहिए और देश हित में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बचानी चाहिए, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत सहित पूरी दुनिया
एक बहुत बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है। अभी तक भारत ईरान युद्ध के बुरे असर से बचा हुआ है और हो सकता है इसीलिए आपने इसे बहुत गंभीरता से ना लिया हो। आपको अभी तक यही लगता होगा कि ईरान युद्ध की जो तस्वीरें आ रही हैं टीवी पर, बस आप वो देख रहे हैं और इस युद्ध का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह गलत है। हमारे यहां अभी तक ना तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, ना महंगाई बढ़ी और ना ही आम जनता पर सरकार की तरफ से कोई रोक टोक लगाई गई। लेकिन अब भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहां भारत के 145 करोड़ लोगों को अपने जीवन में कुछ नए अनुशासन लाने पड़ेंगे, कुछ कटौतियां करनी पड़ेंगी और अपनी जीवन शैली में भी बदलाव करने पड़ेंगे। और ये इस देश के नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य भी है और यही समय है आपको अपनी देशभक्ति दिखाने का। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 24 घंटे में दूसरी बार देश के लोगों से 7 बड़ी अपील की हैं, जो आने वाले समय में आपके जीवन में होने वाले बदलावों को दर्शाती हैं। इसलिए आज का जो शो है हमारा, इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस शो से आज से आपको यह पता चल जाएगा कि आने वाले समय में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं या फिर आपको कौन से बदलाव अपने जीवन में लाने होंगे। कल प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में यही बात कही थी और आज उन्होंने गुजरात के वडोदरा में भी वही अपील आप सबसे की है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी आपसे क्या कह रहे हैं। पहली बात, पेट्रोल और डीजल की खपत आप कम करें। हो सके तो मेट्रो से सफर करें, जहां जहां मेट्रो जाती है। अपनी कार और गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो कार पूलिंग करें और फिजूल में अपने घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इससे ईंधन बचेगा। भारत अपना 90% तेल विदेशों से खरीदता है और हम जितना पेट्रोल डीजल ईंधन बचाएंगे उतनी ही विदेशी मुद्रा हमारे देश की बचेगी। दूसरा, 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। गोल्ड आप 1 साल तक ना खरीदें। अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है, कोई दूसरा आयोजन है, तो उसके लिए भी अगले 1 वर्ष तक आप गोल्ड खरीदने से बचें। इससे भी विदेशी मुद्रा बचेगी। कैसे बचेगी ये समझिए। सोना डॉलर में पेमेंट करके दूसरे देशों से हमें यहां मंगवाना पड़ता है और डॉलर महंगा होने से सोने के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं वो लगातार बढ़ रहा है। तो अगर आप सोना नहीं खरीदेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में बचत होगी। तीसरा, कोरोना काल की तरह वर्क फ्रॉम होम करें। अपनी ज्यादातर मीटिंग्स ऑनलाइन करें या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें। बात वहीं आ गई कि आप जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपने घर से ना निकलें। इससे आप कम से कम घर से बाहर निकलेंगे। गाड़ी, पेट्रोल डीजल और बिजली जैसे जो दूसरे खर्चे हैं आपके, वो बचेंगे, जिससे देश की ही बचत होगी। चौथा, कम से कम 1 साल तक छुट्टियां मनाने के लिए विदेश ना जाएं और ना ही विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करें, क्योंकि इससे भी आप अपने खून पसीने की जो कमाई है उसे दूसरे देशों में खर्च कर रहे हैं, जिससे भारत का पैसा विदेशों में जाएगा और नुकसान हमारा ही है। इसके बदले अगर आपको छुट्टियों पर जाना है तो अपने ही देश में जाएं। हमारे देश में ऐसी जगहों की कमी नहीं है जहां पर आप छुट्टियां मना सकते हैं। अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो अपने ही देश में करें। पांचवी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से भी अपील की है कि वो अपने खेतों में रासायनिक खाद यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अब आधा कर दें और प्राकृतिक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर केमिकल फर्टिलाइजर्स दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की खपत कम करेंगे तो इससे भी देश का पैसा बचेगा। छठी बात, विदेशी ब्रांड्स का कोई सामान ना खरीदें और भारत में बना सामान ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हमारा पैसा हमारे अपने देश में ही रहेगा। और सातवां, घर की रसोई में कुकिंग ऑयल का प्रयोग कम से कम करें। भारत अपना लगभग 60% कुकिंग ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए कुकिंग ऑयल की खपत कम होगी तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, मोटापा कम होगा, आप फिट रहेंगे और देश का पैसा भी बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अपने जीवन में ये नए बदलाव लाने से भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी और देश पर ईरान युद्ध का असर, आपके ऊपर भी ईरान युद्ध का असर कम से कम होगा। सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें,
खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं। विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, आप मुझे निमंत्रण नहीं भेजते, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील, और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील सुनकर आपको आज कोविड का समय याद आ गया होगा। मैं आपको वो समय थोड़ी देर के लिए दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, जब देश ने एक साथ मिलकर अपनी जीवन शैली, अपना लाइफस्टाइल और अपनी आदतें रातों रात बदल ली थीं, और देश हित में इस देश के लोगों ने कई बड़े त्याग किए थे। जरा लॉकडाउन का वो जमाना याद कीजिए, जब घर से बाहर निकलना मना था। वर्क फ्रॉम होम का वो दौर याद कीजिए, जब महीनों तक लोग अपने दफ्तर नहीं गए और घर से ही काम करते थे। फिजिकल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और क्वारंटीन के वो नियम याद कीजिए, जब आप किसी से मिल नहीं सकते थे। तब आपकी जान पर खतरा था, लेकिन आज आपकी जेब पर खतरा है। अगर सच कहा जाए तो इस बार भी संकट उतना ही बड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपके सामने दुश्मन कोई वायरस नहीं है, बल्कि तेल के बढ़ते हुए दाम और तेल और एलपीजी की कमी है। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बार आपको डर की वजह से नहीं, बल्कि देशभक्ति के लिए ये कदम उठाने हैं। जब देश का हर नागरिक ऊर्जा बचाएगा
तो भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी और इसका फायदा भारत के हर नागरिक को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जो आज आपसे कह रहे हैं, इसे आप आर्थिक अनुशासन मान सकते हैं। हम लोग अपने अपने जीवन में हमेशा कोई ना कोई अनुशासन जरूर रखते हैं, नियम रखते हैं। इस बार आपको आर्थिक अनुशासन को अपनाना है, यानी जो आर्थिक फैसले हैं वो सोच समझ कर लेने हैं। जैसे गोल्ड ना खरीदना, विदेशों में जाकर छुट्टियां कम से कम मनाना, पैसा तो आप खर्च रहे हैं लेकिन विदेशी सामान ना खरीदकर अपने देश में बना हुआ सामान खरीदना, तेल का कम से कम इस्तेमाल करना, जहां हो सके वहां बचत कर लेनी। क्योंकि याद रखिए, देश जो होता है वो लोगों से बनता है, देश सरकार से नहीं बनता। कभी भी कोई भी देश जब संकट में होता है तो सरकारें तो लड़ती ही हैं, सरकारें अपना काम करती हैं, सेनाएं भी अपना काम करती हैं, लेकिन कोई भी देश महान बनता है अपने लोगों से। और आखिर में ये लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश को किसी भी संकट से कैसे निकालते हैं। और आपने हर जगह देखा होगा, आपने ईरान में भी इस समय देखा होगा कि ईरान की सेना तो लड़ ही रही है, ईरान की सरकार तो लड़ ही रही है अमेरिका से, लेकिन ईरान के लोग भी पीछे नहीं हैं, वो भी लड़ रहे हैं एकता के साथ। आपने इजराइल में भी देखा होगा, इजराइल के लोग जब उनके देश पर कोई संकट आता है, उनकी सेना कहीं लड़ती है अपने दुश्मन से, तो इजराइल के लोग भी जितना भी त्याग करना होता है वो इजराइल के लोग भी अपनी सेना के पीछे खड़े रहते हैं। उनमें भी देशभक्ति का उतना ही जज्बा आपको देखने को मिलता है। इस बार देशभक्ति जो आपको दिखानी है वो ये आर्थिक अनुशासन के जरिए दिखानी है। अब देखिए, जिस संकट में हम प्रवेश करने वाले हैं, बाकी की दुनिया तो प्रवेश कर चुकी है, हमारा देश जिस संकट में प्रवेश करने वाला है उससे निकलने के दो फॉर्मूले हैं। एक, ऊर्जा को बचाइए, यानी आपके सामने जो भी एनर्जी है, ऊर्जा मतलब आपकी बिजली को आपको बचानी है, आपको पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, ये ऊर्जा आपको बचानी है। दूसरा, अपने देश की विदेशी मुद्रा को आपको बचाना है। विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च करनी है। कोई भी चीज अगर हम बाहर से खरीदते हैं उसे कम से कम बहुत किफायत से हमें इस्तेमाल करना है। अब आप देखिए कि किन किन चीजों को विदेशों से खरीदने पर हमारे देश का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और उसी को हमें रोकना है। ये लीकेज है हमारी इकोनॉमी में। तो इसमें सबसे ऊपर नाम है कच्चे तेल का। कच्चा तेल, भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। 90%। वर्ष 2024 में तेल के इंपोर्ट पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ईरान युद्ध के बाद जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, उससे आने वाले दिनों में तेल के इंपोर्ट पर भारत का खर्च और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ ये पड़ने वाला है। कच्चे तेल के बाद भारत को विदेशों से सोना खरीदने पर भी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वर्ष 2024 में हमने विदेशों से 5.5 लाख करोड़ रुपए का सोना खरीदा, जिसकी पेमेंट हमने डॉलर्स में की थी। और जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, सोना खरीदना और महंगा हो रहा है। जबकि पिछले साल ये जो खर्च है जो हमने सोना खरीदने पर किया था, ये बढ़कर हो गया था 6.8 लाख करोड़ रुपए हमारे देश ने खरीदा। इतने रुपए का सोना हमने खरीद लिया। एक और आपको कैलकुलेशन देता हूं। भारत विदेशों से हर रोज यानी एक दिन में सोना खरीदने पर 1800 करोड़ रुपए खर्च करता है। एक दिन में, हर दिन 1860 करोड़ रुपए का सोना खरीद लेते हैं हम। और हर घंटे 78 करोड़ रुपए का सोना भारत खरीदता है। और विदेशों से सोना खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1 साल तक आप बिल्कुल सोना मत खरीदिए। सोना हमें बाहर विदेशों से खरीदना पड़ता है, पेमेंट डॉलर में देनी पड़ती है, और इस समय हम ऐसी स्थिति में नहीं है। बचत करनी है हमें। हर वर्ष बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग छुट्टियों में विदेश घूमने जाते हैं, विदेशी सामान की खरीदारी करते हैं और उस पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यह सारा पैसा असल में विदेशी कंपनियों की जेब में जाता है, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में जाता है। वर्ष 2023 में भारत के लोगों ने 2,72,000 करोड़ रुपया विदेशों में जाकर खर्च किया। पिछले साल लगभग 3.5 करोड़ भारत के लोग विदेश यात्रा पर गए थे। सोचिए, इतने भारतीय लोग, लगभग 3.25 करोड़ लोग विदेश जा रहे हैं। अब इन सब से ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप विदेश यात्रा कम से कम करें। बहुत जरूरी काम हो तो जाएं,
लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए अगर जा रहे हैं तो अपने देश में मनाइए। उससे फायदा ये होगा कि आप जो भी पैसा खर्च करेंगे वो हमारे अपने देश में ही रहेगा। अगर आप मेड इन इंडिया सामान खरीदेंगे वो अपने देश में ही रहेगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स के मामले में भी भारत इंपोर्ट पर निर्भर है। पिछले वर्ष भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के केमिकल फर्टिलाइजर विदेशों से खरीदे। यह भी हमें कम करना पड़ेगा। अब आपको 2 अलग अलग चार्ट्स हम दिखाते हैं और बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील से कैसे विदेशी मुद्रा बचेगी और महंगाई घटेगी। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो देखिए। भारत को तेल और सोना चाहिए। यह तेल और सोना हमें विदेशों से खरीदना होगा। तेल और सोना खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना होगा। डॉलर जितना महंगा होगा उतना ही हमारा नुकसान होगा और फिर इससे रुपए में गिरावट आएगी, क्योंकि जो भी डॉलर के जरिए हम खरीदते हैं वो डॉलर हम रुपया देकर खरीदते हैं। अगर 1 रुपए में हम डॉलर जो खरीद रहे हैं और रुपए की कीमत गिरती है और डॉलर महंगा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो सारा नुकसान हमारा हो रहा है। रुपया कमजोर होगा तो तेल और दूसरे सामानों को विदेशों से खरीदना और महंगा हो जाएगा। इससे हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। अब दूसरा चार्ट देखिए। अगर भारत ने कच्चा तेल और सोना खरीदना कम कर दिया तो विदेशों को हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी। इससे डॉलर की मांग कम हो जाएगी, यानी डॉलर खरीदने के लिए हमें कम रुपया खर्च करना पड़ेगा। इससे रुपए में मजबूती आएगी। रुपया मजबूत होने के 5 फायदे आपको होंगे। पहला, विदेशों से सामान खरीदने का हमारा बिल कम हो जाएगा। दूसरा, तेल खरीदने पर हमारा खर्चा कम हो जाएगा। तीसरा, हमारे अपने देश में महंगाई इसकी वजह से कम होगी। चौथा, विदेशी मुद्रा की हमारी बचत होगी। और पांचवा, हमारे देश का व्यापार घाटा भी कम होगा। ईरान युद्ध के बाद से पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बस अभी हमारे देश में ही नहीं बढ़े। भारत अकेला ऐसा देश है जहां तेल संकट के बावजूद अभी तक तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। इस समय अमेरिका में पेट्रोल 115 रुपए प्रति लीटर है और ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इसकी कीमत 51.4% बढ़ चुकी है, जबकि अमेरिका खुद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन करता है। इसके बावजूद हम तो तेल बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का। उसने भी अपने देश में 51% दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि उसे बाहर से नहीं लेना। ब्रिटेन में पेट्रोल 195 रुपए प्रति लीटर है और यह 22% महंगा हो चुका है। फ्रांस में पेट्रोल इस समय 200 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है और यहां पर भी इसके भाव में 25% की वृद्धि हो चुकी है। जापान में पेट्रोल इस समय 160 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और यह 30 से 35% तक महंगा हो चुका है ईरान युद्ध के बाद। जर्मनी में पेट्रोल इस समय 205 रुपए प्रति लीटर है और यहां भी कीमतें 27% तक बढ़ चुकी हैं। इजराइल में इस समय पेट्रोल की कीमत है 185 रुपए प्रति लीटर और इसकी कीमत 30% बढ़ चुकी है ईरान युद्ध के बाद। साउथ कोरिया में पेट्रोल इस समय 150 रुपए प्रति लीटर है और इसकी कीमत भी लगभग 30% बढ़ चुकी है हाल में। इटली में पेट्रोल 210 रुपए प्रति लीटर है और ये 30% महंगा हो चुका है ईरान युद्ध के बाद। और सिंगापुर में पेट्रोल इस समय है 240 रुपए प्रति लीटर और 28 फरवरी के बाद यानी ईरान युद्ध के शुरू होने के बाद से ये 30% महंगा हो चुका है सिंगापुर में। ये सारे बड़े बड़े वो देश हैं जहां पर आप वीजा की लाइन में लगकर छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहते हैं, जहां पर आप बसना चाहते हैं, जहां की आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। जो ये वो देश हैं जिन्हें आप समझते हैं कि ये दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश हैं, काश आप वहां रहते होते। ये वो देश हैं, वहां पर पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए। अब भारत देखिए, भारत में पेट्रोल आज भी 95 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा है। आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए। भारत बड़े देशों में अकेला ऐसा देश है जहां पेट्रोल आज भी 100 रुपए से नीचे बिक रहा है। 95 रुपए, सोचिए आप। और देखिए एक बार फिर से 240 रुपए, 210 रुपए, 150 रुपए, 185 रुपए, 205, 160, 200 रुपए, 195, यहां तक कि अमेरिका में भी 115 रुपए प्रति लीटर के भाव पेट्रोल बिक रहा है और भारत है
जहां 95 रुपए में अभी 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और अभी तक जो वृद्धि हुई है 28 फरवरी, या 28 फरवरी इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 28 फरवरी को ईरान का युद्ध शुरू हुआ था और 28 फरवरी के बाद से भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है बड़ी इकोनॉमीज में जहां पर 0% दाम बढ़े हैं। एक बार भी भारत में ये कीमतें नहीं बढ़ी हैं। तो दुनिया से जरा आप कंपेयर कर लीजिए। अब आपको बताते हैं कि भारत में तेल के दाम अब तक क्यों नहीं बढ़े। ईरान युद्ध के बाद भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की महंगी कीमतों का सारा बोझ आपके ऊपर डालने के बजाय अपने ऊपर डाल लिया। यह सारा बोझ उन्होंने खुद उठाया। सरकार ने खुद डीजल पर लगभग 30 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर लगभग 24 रुपए प्रति लीटर का खर्च अपने आप से बर्दाश्त किया। वरना यह पैसा आपकी जेब से जाता, 30 रुपए पेट्रोल पर बढ़ जाते, डीजल पर भी जो है 24 रुपए बढ़ जाते। और आप देखिए पेट्रोल डीजल पर इतना पैसा आपकी जेब से जाता, लेकिन ये सारा जो खर्च है सरकार ने अपने ऊपर वहन कर लिया। सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया, यानी डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी सरकार ले ही नहीं रही। पेट्रोल पर भी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिए, 10 रुपए यहां भी कम कर दिए। यानी सरकार ने टैक्स कम करके हजारों करोड़ रुपए की अपनी जो कमाई होती है वो छोड़ दी, ताकि जनता पर महंगे तेल का बोझ सीधा ना पड़े। अगर सरकार ये टैक्स कटौती न करती तो 15 मार्च से लेकर अप्रैल के अंत तक सरकारी तेल कंपनियों का नुकसान लगभग 62,500 करोड़ रुपए हो जाता। लेकिन टैक्स कम करने के बाद भी इन तेल कंपनियों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है और हर दिन लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे देश की इन तेल कंपनियों को हो रहा है जिनसे आप तेल खरीदते हैं। और इसकी वजह यह है कि ईरान युद्ध के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी तक हमारे देश में एक बार भी 1 रुपए भी नहीं बढ़ी है। इस तेल संकट के दौरान सरकार पूरी दुनिया में बढ़ती तेल की कीमतों और आम लोगों के घरेलू बजट के बीच एक ढाल बनकर खड़ी रही इतने महीनों तक, फरवरी से लेकर अब तक। और इसकी कीमत उन्होंने सीधे अपनी जेब से चुकाई है। लेकिन यह स्थिति भी कितने दिन तक चलेगी? आज भारत सरकार ने फिर कहा है कि आम लोगों को, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में लगभग 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार है, यानी 2 महीने का भंडार हमारे देश में अभी भी है। लगभग 60 दिनों का ही नेचुरल गैस का स्टॉक हमारे पास है और लगभग 45 दिनों का एलपीजी यानी रसोई गैस का स्टॉक भी हमारे पास है। तो 45 दिन तक तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। भारत के पास $703 बिलियन यानी लगभग 66 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय है, जिसे आप बहुत अच्छा मान सकते हैं। और इस पैसे से भारत लगभग 10 से 11 महीने तक अपनी जरूरत का सारा सामान इंपोर्ट कर सकता है। 10 से 11 महीने के लिए ये बहुत है। इसका मतलब है कि अगर इस ऊर्जा संकट से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित अगर होती भी है तो भी भारत लंबे समय तक आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये अभी तक की स्थिति है और आज हम आपको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि ऊर्जा को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है। दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। हमारे देश में अभी तक नहीं बढ़े थे, लेकिन आने वाले समय में हमें भी हो सकता है बढ़ाने पड़े, लेकिन ये हम पर भी निर्भर करेगा। अगर हमने अपनी खपत कम कर दी, अपनी जरूरतें हमने कम कर दी, तो हो सकता है कि महंगाई की मार हमारे ऊपर कम लगे। अब देखिए सरकार ये सब आपसे करने के लिए कह रही है। कल तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में हारने के बाद खामोश होकर डिप्रेशन में चले गए थे। विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये सारे नेता बिल्कुल खामोश बैठे थे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हार उनकी हो गई। और उनकी हार से भी ज्यादा उन्हें दुख इस बात का था कि पश्चिम बंगाल में और असम में बीजेपी कैसे जीत गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की आज की इस अपील के बाद ये सभी नेता फिर से सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी आम लोगों पर डालकर उनसे ये त्याग नहीं मांग सकती। राहुल गांधी को यह कब समझ में आएगा कि जो राजनीति वो कर रहे हैं इससे उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, 2। तमिलनाडु में सिर्फ 5, पुडुचेरी में सिर्फ 1 और असम में भी सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की बुरी हालत इसलिए हुई क्योंकि लेफ्ट पार्टीज ने भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने से उनके मना कर दिया था।
केरलम में चुनाव में जीतने के बाद भी राहुल गांधी अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कितने दिन हो चुके हैं आप देखिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तुरंत फैसला कर लिया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। असम में मुख्यमंत्री कौन बनेगा तुरंत फैसला हो गया। यहां तक कि तमिलनाडु में जहां इतना पेच फंसा हुआ था वहां भी फैसला हो गया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक ही राज्य बचा हुआ है केरलम, जहां पर कांग्रेस अब तक यह फैसला नहीं कर पा रही कि किसे बनाएंगे, और वो प्रधानमंत्री मोदी को बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस समय देश के सिर्फ 6 राज्यों में कांग्रेस या विपक्ष के इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, सिर्फ 6। कांग्रेस के सहयोगी एक एक करके उन्हें छोड़ रहे हैं। अब सोचिए, डीएमके कांग्रेस को छोड़ चुकी है तमिलनाडु में। ममता बनर्जी राहुल गांधी से बहुत नाराज हैं। लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, वामपंथी दल, वो भी कांग्रेस से बहुत नाराज हैं। उमर अब्दुल्ला एक समय में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, वो भी अब कई मौकों पर राहुल गांधी को छोड़कर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। बारी बारी से सभी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को छोड़ रही हैं या उनसे अब एक दूरी बना रही हैं, और जो पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं भी, वो भी कुछ करने की अब हालत में बची नहीं। और एनडीए को देखिए, बीजेपी को देखिए, वो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार मजबूत होता जा रहा है, और राहुल गांधी की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी हार को लेकर हो सकता है कि विदेशों में जाकर विदेशों से मदद मांगेंगे, और इसके लिए हमें अब उनके अगले विदेशी दौरे का इंतजार करना चाहिए। आप देखिएगा, राहुल गांधी बहुत जल्द अब विदेश जाएंगे, और विदेश जाकर फिर से ये कहेंगे कि देखिए भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। असम में जो नतीजे आए हैं वो गलत हैं, पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आए हैं वो भी गलत हैं, और वो कहेंगे कि सिर्फ केरलम में सही चुनाव हुए हैं, बाकी हर जगह बीजेपी ने वोट चोरी कर ली, केरलम में नहीं कर पाई बस। लेकिन आज हम राहुल गांधी को उन्हीं की पार्टी के कुछ पुराने प्रधानमंत्रियों के बयान याद दिलाना चाहते हैं कि जब जब भारत संकट में आया है तब कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने क्या किया। वर्ष 2012 याद कीजिए, यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तेल के दाम बढ़ाने के बाद कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और तेज़ी से बढ़ने लगती, निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। तो 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि देखिए पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है, तो सरकार को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वर्ष 1951 में, अब बहुत पीछे मैं आपको लेकर जा रहा हूं, लाल किले से अपने भाषण में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, युद्ध कोरिया में होता है लेकिन चीजों के दाम यहां भारत में बढ़ जाते हैं। अगर वहां कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहां पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है, और ये हमारे काबू की बात है, कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए, अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो। ये गलत बात है, जाहिर है, और हर हुकूमत को इसको रोकना चाहिए और दबाना चाहिए और काबू में लाना चाहिए। तो 1951 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि विदेशों में जब हालात बिगड़ते हैं, युद्ध होता है, तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है और महंगाई भारत में बढ़ जाती है। वर्ष 1980 में तेल के दाम बढ़ाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि ईरान और इराक युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं। इसी तरह वर्ष 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी देश के लोगों से हफ्ते में एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की थी। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भारत के लोगों के बीच इतना ज्यादा है कि जब जब वो मुसीबत के समय में लोगों से कुछ भी अपील करते हैं तो देश के लोग बिना सोचे उनका साथ देते हैं। आपको याद होगा, कोविड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अनुरोध किया था कि वो अपनी मर्जी से जनता कर्फ्यू लगाएं, अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने
डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों से थाली, घंटियां और शंख बजाने का आग्रह किया था। ये समय आपको याद होगा कैसे भारत का हर नागरिक अपने घरों के बाहर निकलकर उस दिन थालियां बजा रहा था, तालियां बजा रहा था अपने देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था करने के लिए। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से खुद ही एलपीजी की सब्सिडी छोड़ने की अपील की थी और इसका असर देखिए कि पिछले 11 वर्षों में लगभग 1,15,00,000 लोगों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी। जब भी प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों से कोई अपील करते हैं तो देश की जनता उसे एक आंदोलन बना देती है और बढ़ चढ़कर उसमें शामिल होती है। प्रधानमंत्री मोदी के इन्हीं फैसलों से देश बड़े बड़े संकट और चुनौतियों से हर बार बाहर निकल आता है। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता ना तो इस तरह की अपील का महत्व समझते हैं और ना ही देश के लोगों की देशभक्ति का कुछ अंदाजा वो लगा सकते हैं। वैसे भी आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों से अपील करते हैं कि देश की भलाई के लिए हमारे देश की जनता क्या कर सकती है, हमारे देश के लोग अपनी देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर राहुल गांधी भी आपसे ऐसी ही कोई अपील करें कभी कि आपको कुछ काम करना है, कोई आह्वान राहुल गांधी आपसे कहें आपको करने के लिए, तो क्या आप करेंगे? क्या हमारे देश के लोग राहुल गांधी की बात भी उसी शिद्दत से कभी मानेंगे? अगर राहुल गांधी हमारे देश के लोगों से कुछ करने की अपील करें, वो कई बार वोट देने की अपील तो करते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन देश के लोग वो भी नहीं करते। लेकिन यहां यह भी देखिए कि इस समय पूरी दुनिया तेल की बचत कर रही है, लेकिन ईरान अपना तेल समुद्र में बहा रहा है। ईरान के तेल भंडार अब फुल हो चुके हैं। अब वहां तेल को स्टोर करने की जगह नहीं बची। हॉर्मुज में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी की वजह से ईरान अपना तेल दूसरे देशों को ना तो बेच पा रहा है और ना ही दूसरे देशों को पहुंचा पा रहा है। इसलिए ईरान हर दिन 3,000 बैरल तेल समुद्र में ऐसे ही बहा रहा है और इस तेल की कीमत है लगभग 3 करोड़ रुपए। तेल इस समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है और दुनिया के बड़े बड़े देश तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। इसके बावजूद भी तेल उन्हें मिल नहीं रहा। ईरान में तेल को समुद्र में बहाने के अब सबूत भी आ गए हैं। ईरान के खर्ग आइलैंड के पास आप समुद्र में ये सफेद और मटमैले रंग की परत देखिए। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये वही तेल है जिसे ईरान ने समुद्र में बहा दिया है। यह इलाका लगभग 45 वर्ग किलोमीटर यानी 6,300 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर है और ईरान ने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बंद नहीं किया है। इस समय भी ईरान प्रतिदिन 35 लाख बैरल कच्चा तेल निकाल रहा है। ईरान के पास लगभग 3,500 तेल के कुएं हैं और तेल के इन कुओं से हर रोज तेल निकालना जरूरी होता है। यानी ईरान चाहकर भी तेल के प्रोडक्शन को बंद नहीं कर सकता। ईरान जानता है कि यह तेल वो कहीं बेच नहीं सकता क्योंकि नाकेबंदी की हुई है अमेरिका ने। ईरान का कोई भी तेल का जहाज वहां से गुजर नहीं सकता। तो भी ईरान तेल का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकता क्योंकि अगर इन तेल के कुओं से ईरान ने तेल निकालना बंद कर दिया तो इनमें पानी भर जाएगा और फिर इनसे तेल निकलना हमेशा के लिए बंद हो सकता है। इसलिए ये ईरान की मजबूरी है कि वो अपने तेल के कुओं से लगातार हर रोज तेल निकालता रहे पहले की तरह। और अगर उसे बेच नहीं पा रहा है, अगर उसे कहीं स्टोर करने की क्षमता उसके पास नहीं है, तो वो अब सीधे सीधे समुद्र में इस तेल को बहा रहा है। तो तेल का जो संकट है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा संकट है और हमारे देश के लोगों को भी अब इस संकट को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में कुछ नए बदलाव आपको करने पड़ेंगे। अब आपको एक दूसरे केस की तरफ लेकर चलते हैं। अब बात हम करेंगे निदा खान की, जो नासिक में टीसीएस के ऑफिस में धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। नासिक टीसीएस में हिंदू लड़कियों के शोषण और धर्मांतरण के मामले में आज 3 बड़े अपडेट्स आपके लिए हैं। पहला, आरोपी निदा खान को आज अदालत में पेश किया गया और कोर्ट ने उन्हें 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीसीएस पर अपनी जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक टीसीएस में कई हिंदू लड़कियों का शोषण हो रहा था और उन पर दबाव बनाकर उन्हें टॉर्चर भी किया जा रहा था। टीसीएस के नासिक ऑफिस का माहौल बेहद टॉक्सिक यानी जहरीला और डर पैदा करने वाला था और वहां पॉश कानून का भी उल्लंघन हो रहा था। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई लड़कियों ने
सिर्फ इसीलिए शिकायत दर्ज नहीं कराई क्योंकि उन्हें यह डर था कि शिकायत करने पर उनकी नौकरी जा सकती है या फिर बिना वजह उनका कहीं ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कई लड़कियों को यह भी डर था कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई हो सकती है। जांच में यह भी पता चला कि इस ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस को गवाहों और शिकायत करने वालों की सुरक्षा करने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की सलाह दी है। यानी जो भी लोग गवाही देने के लिए आ रहे हैं, शिकायत करने के लिए बाहर आ रहे हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। इससे इस केस की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। निदा खान के मामले में तीसरी बड़ी खबर यह कि निदा खान को अपने घर में छिपाने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पार्षद मतीन पटेल को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए, इस पार्टी के पार्षद ने निदा खान को अपने घर में छिपाया हुआ था। अब इस पार्षद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले हफ्ते ही निदा खान को गिरफ्तार किया गया था और वो 25 दिनों से फरार थी और अब पता चला कि वो इस नेता के घर में छिपी हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने निदा खान को निर्दोष बताया है और कहा है कि उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। निदा खान को बचाने के लिए अब एक पूरा इकोसिस्टम सक्रिय हो गया है जिसमें मुसलमानों के बड़े नेता और महंगे महंगे वकील शामिल हो गए हैं। आज जो हमें पता चला वो ये कि निदा खान की पैरवी करने के लिए अब महंगे वकील आ रहे हैं। निदा खान इन महंगे वकीलों की फीस कहां से ला रही है? इन वकीलों को जो इतना खर्चा हो रहा है ये कौन दे रहा है? निदा खान TCS में प्रोसेस एसोसिएट यानी एक जूनियर रैंक की कर्मचारी थी। उसकी अगर मैं आपको सैलरी बताऊं तो उनकी जो सालाना सैलरी है निदा खान की वो लगभग 3 लाख रुपए है। साल में 3 लाख रुपए वो कमाती थी, जिसमें आप समझ लीजिए कि एक महीने की उनकी तनख्वाह होगी 25,000 रुपए के आसपास। अब जो महिला 25,000 रुपए के आसपास कमाती है वो इतने महंगे बड़े बड़े वकीलों की फीस कहां से ला रही है? कोई तो है जो इन वकीलों को पैसा दे रहा है, कोई तो है जो इस पूरे केस का खर्चा उठा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि निदा खान के पास ये पैसा कहां से आ रहा है और कौन उसके पीछे है। ऐसा लगता है जब मामला एक खास धर्म को लेकर होता है तो उसे बचाने के लिए हमारे देश में एक पूरा की पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उस पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाती है और निदा खान को लेकर भी ऐसा ही हो रहा है। निदा खान पर आरोप है कि वो हिंदू लड़कियों पर हिजाब पहनने का दबाव डालती थी, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करती थी और अभी तो इस मामले की सुनवाई अब अदालत में चल रही है। लेकिन इस बीच निदा खान को मुस्लिम बताकर निर्दोष और पीड़ित साबित करने और उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश है वो हो रही है। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं ये बताएं कि ये तो विक्टिम है, आरोपी नहीं है। सच्चाई ये है कि इस मामले में अगर कोई विक्टिम है तो वो हैं हिंदू लड़कियां जिनका शोषण हुआ, जिन पर धर्मांतरण का दबाव डाला गया और जिन्हें डरा धमकाकर चुप रहने के लिए कहा गया। तो अब देखिए, इसमें दो पक्ष हैं। एक तरफ वो हिंदू लड़कियां हैं जिन्हें डरा धमकाकर धर्मांतरण के लिए उन्हें फोर्स किया गया, उनका शोषण किया गया, और दूसरी तरफ निदा खान है जहां पर एक पूरा मुस्लिम इकोसिस्टम अब निदा खान को बचाने के लिए आ गया है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको सोमनाथ मंदिर की आज की बड़ी भव्य तस्वीरें दिखाएंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही कुंभाभिषेक किया है। विकसित भारत का विकसित भारत। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर JK टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards and a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर।
बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित वायर। तो गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की और सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक किया। कुंभाभिषेक में 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल को इस मंदिर के शिखर पर डाला गया और ऐसा पहली बार किया गया है। आज भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने भी यहां पर एक खास एयर शो किया। अब आप सोमनाथ मंदिर से ये शानदार और भव्य तस्वीरें देखिए। आप वहां जा नहीं पाए होंगे लेकिन घर बैठकर इनका आनंद जरूर ले सकते हैं। सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ मंदिर को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और 75 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सिर्फ एक मंदिर बनाने की घटना नहीं थी, बल्कि ये भारत की सनातन चेतना, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। और 700 वर्षों में सोमनाथ मंदिर पर 17 बार हमला किया गया और हर हमले के बाद इसे पूरी तरह से नष्ट किया गया। इस मंदिर पर पहली बार वर्ष 1026 में महमूद गजनवी ने और आखिरी बार 1706 में औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला करके इसे नष्ट किया था। वर्ष 1783 में मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का फिर से निर्माण किया और जब भी सोमनाथ मंदिर को तोड़ा जाता था उसके बाद भी हिंदू धर्म के लोग वहां जाकर पूजा अर्चना करते रहे। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण की शुरुआत की और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद इस मंदिर में पूजा की थी। उस समय पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद यहां जाकर इस मंदिर का उद्घाटन और पूजा करें। पुनर्निर्माण के 75 वर्ष के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में जाकर ये पूजा अर्चना की है, जिसकी तस्वीरें आप आज देख रहे हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards and a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब
इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित वायर। अब आपको जल्दी से डिकोड की बढ़ती लोकप्रियता के कुछ आंकड़े दिखाते हैं और जिसका सबसे बड़ा सबूत है इसके व्यूज, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं 3.2 मिलियन व्यूज, मतलब 32 लाख लाइव डिजिटल व्यूज आज के इस एपिसोड के हैं। और ये नंबर कॉट यानी क्रोम OTT की लाइव ट्रैकिंग से आ रहा है, जो रियल टाइम व्यूज को दर्शाता है। अब अगर इस आंकड़े को अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर समझें तो देखिए, भारत के उत्तरी इलाकों से 39%, पश्चिमी इलाकों से 23%, पूर्वी इलाकों से 19%, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत से 12% और दक्षिण भारत से 7% हमारी व्यूअरशिप है, जो ये इस बात का साफ संकेत है कि डिकोड को देश के हर कोने में दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। क्योंकि हमारा चैनल हिंदी भाषा का चैनल है, इसलिए सबसे बड़ी भागीदारी उत्तर भारत से हमें मिलती है, लेकिन पश्चिम और पूर्वी भारत से भी लोग बहुत बड़ी संख्या में लगातार डिकोड को देख रहे हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर रास्ता कंकड़ से भरा हो तो आप अच्छे जूते पहनकर भी उस पर चल सकते हैं, लेकिन अगर आपके जूते के अंदर एक भी कंकड़ आ जाए तो आप अच्छे रास्ते पर भी ठीक से चल नहीं सकते। और ये कंकड़ अक्सर आपका कोई अपना ही होता है। नमस्कार।